हिंदी भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत हमारा यह पहला क्लास व्याकरण के पहले अध्याय वर्ण विचार से हम शुरू कर रहे हैं। आपको मालूम हो कि प्रत्येक भाषा के लिए एक लिपि होता है। जैसे हमारे हिंदी भाषा के लिए जिस लिपि में हम लिखते हैं उस लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। इसी प्रकार देवनागरी लिपि के अंतर्गत हम यहाँ पर उन वर्णों पर विचार करेंगे। जैसे कि हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनि निकलती है, उसी ध्वनि को यदि हम वर्ण या अक्षर या संकेत चिन्ह के रूप में उल्लेखित करते हैं, यही हमारा वर्ण कहलाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत कितने वर्ण हैं और उनका किस किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, इस बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हिंदी देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 49 है। इन 49 वर्णों को या अक्षरों को या संकेत चिन्हों को हम किस किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ण विचार का यह अध्याय। आपके सामने हमारे पास हिंदी देवनागरी लिपि की जो हिंदी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, इनके वर्णों को आपके स्क्रीन में हम लाए हैं और यह आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इन वर्णों का हम अलग अलग वर्गीकरण करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा वर्ण या अक्षर क्या क्या है और कैसे है। तो सबसे पहले हम शुरू से जो कक्षा पहली से पढ़ते आते हैं आ आ ई ई का खा गा गा, यही बातें हम यहाँ पर फिर से अब हिंदी भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत जो हमारे पास, ध्यान दीजिए, हमने आप लोगों को बताया है कि टोटल 49 वर्ण है। इन 49 वर्णों को हम अलग अलग रूप से वर्गीकृत करते हैं। इन वर्गीकरण में वर्ण विचार के अंतर्गत हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इन अक्षरों को अलग अलग नामों से हम किस प्रकार से पहचाने और जाने, इसका हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ से लेकर री तक आपके पास जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कुल 11 है। ध्यान दीजिए, ये 11 स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 11 स्वरों में 4 स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। 4 स्वर कौन कौन से हैं? ये आ छोटे आ के रूप में, ई छोटे ई के रूप में, ऊ छोटे ऊ के रूप में और लास्ट का री। ये 4 आपको हमने गोला करके जो बताया, ये 4 की संख्या जो है ह्रस्व स्वर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो बच गए आपके आ बड़े आ, ई बड़े ई, ऊ बड़े ऊ, ए ओ और औ, ये आपके 7 की संख्या में जो वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसे बड़े ई, हमारी बोलचाल की भाषा में बड़े ई, बड़े आ इस प्रकार से नाम से जानते हैं। तो ये 7 की संख्या में दीर्घ स्वर है और 4 की संख्या में आपका ह्रस्व स्वर है। ऐसे सभी स्वरों की कुल संख्या हिंदी में 11 है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अंग और आहा की बात क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर 2 अक्षर आपको और दिखाई दे रहे हैं। इन 2 अक्षरों के बारे में बात क्यों नहीं किया जा रहा है, तो आपको हम बता दें। अंग क्या है? यहाँ पर आपको अनुस्वर के रूप में, अंग की मात्रा को अनुस्वर कहा जाता है। ये किसी स्वर की सहायता से लिखा गया है, यानी कि आ के ऊपर अनुस्वर लगाया गया है, इसलिए इसे स्वर में नहीं गिना जाता और इसे व्यंजन में गिना जाता है। ध्यान दीजिए। और आहा में आ का स्वर के आगे ह के रूप में उच्चारण होने के कारण भी इसे स्वर में नहीं गिना जाता। तो इस तरह ये 2 अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में स्वर ना हो करके व्यंजन है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर व्यंजन के रूप में इसे गिना जाता है। अब व्यंजन के रूप में इसे गिना जाता है और इसे अयो गवाह के रूप में कहा जाता है। इसका नाम अयो गवाह। तो ये पहले लाइन आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि हिंदी भाषा में 11 स्वर है और 11 स्वरों को 2 भागों में रखा गया है। पहले हमने गोला आपको घेर के बताया है। ये 4 जो है ह्रस्व स्वर के रूप में समझा जाता है और बाकी के 7 जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये
साध जो है दीर्घ स्वर के रूप में जाना जाता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में छोटे ही बड़े ही छोटे ऊ बड़े ऊ के रूप में समझते हैं। इसे हम स्वर के दो अलग अलग वर्गों में रखा है। अब आते हैं जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है व्यंजन। आपको यह बताएं कि टोटल संख्या हम 49 का गणना करेंगे, जिसमें हमारे पास 2 व्यंजन यहाँ पर आ चुके। अब इधर नीचे जो दिया गया है, इन व्यंजनों का हम अलग अलग वर्गीकरण आपके सामने करेंगे। तो व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमने स्वर को यहाँ पर 2 भाग में बांट के बताया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के रूप में, इसी प्रकार व्यंजनों को अलग अलग तरीके से 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भागों में किस तरीके से बांटा गया है उसको भी बताएंगे, और इसके प्राण के आधार पर, यानी कि हमारी बोलने की तरीके के आधार पर 2 भागों में और बांटा गया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन यदि आप इसे पूरा का पूरा देखेंगे तो आप जो है वर्ण विचार से संबंधित सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो यदि अच्छी लगती है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, क्योंकि यही लाइक हमारी फीस है। वीडियो दिखाने के लिए हम किसी प्रकार से आपको फीस नहीं लेते हैं। तो आप हमारी फीस चुकाना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें और लोगों को शेयर भी कर दें। तो अब शुरू करते हैं हम व्यंजन के बारे में बात। और व्यंजन में आपको एक बात और बता दें, व्यंजन में जो लिखा हुआ ये लाइन है, प्रत्येक लाइन में 5, उसके बाद 4, उसके बाद 4, उसके बाद 3, इसे हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। ये वैज्ञानिक तरीके से जमाया गया है। हम द को यहाँ और थ को यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि इसे विद्वानों ने, व्याकरणविदों ने एक वैज्ञानिक तरीके से, जैसे ये दिखाई दे रहा है वैसी जमा करके इसे वैज्ञानिकता प्रदान की है। इस वैज्ञानिकता को आप भी अभी समझ जाएंगे। आप कैसे समझ जाएंगे इसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले स्वर का हमारे पास वर्ग होता है, इसी प्रकार हमारे पास व्यंजन का भी हम अलग अलग वर्गों का यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो ये 5 का जो व्यंजन है, ये सभी व्यंजन का अलग अलग वर्ग है। तो पहले लाइन को क वर्ग कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख दें क वर्ग। ये क वर्ग के व्यंजन है। हम वर्गों में यदि बांटें, इसे स्पर्श से कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्यों और कैसे कहा जाता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन का मतलब है एक क वर्ग का व्यंजन। ध्यान दीजिए, पहले लाइन का क, ख, ग, घ और अंगा, ये 5 अक्षर कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कंठ से। तो कंठ से निकलने के कारण कंठ से स्पर्श होता है। तो ये हमारे जब हम बोलते हैं तो ये कंठ से उच्चारण निकलता है। ये ध्यान दीजिए, क वर्ग, इस लाइन को क वर्ग कहते हैं और इस लाइन को च वर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस लाइन को क्या वर्ग कहते हैं? च वर्ग। अब देखिए, वर्ग का नाम पहले अक्षर के आधार पर रखा गया है। इस लाइन को क वर्ग जो कंठ से निकलता है, इस लाइन को हम च वर्ग कहते हैं। अब च वर्ग जो है तालु से निकलता है। हमारा जीभ जो है हमारे मुंह के छत को छूता है। तालु मतलब हमारे मुंह के छत को। हम बिना जीभ को छत को छुआए हम च, छ, ज, झ, न्या नहीं बोल सकते। ये ध्यान दीजिए। तो आप जीभ को छत में छुआ के आप जो है क, ख, ग, घ और अंगा बोल के कोशिश भी करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। इसलिए इसे वैज्ञानिकता की तरीके से जमाया गया है कि एक तरीके के जो वर्ण है या अक्षर है उसको एक लाइन में रखा गया है और एक तालु से इसका उच्चारण निकलता है। अर्थात हमारा जीभ जब छत पे छूता है हमारे मुंह के, तब जाके ये च, छ, ज, झ और न्या का उच्चारण आता है। अब अगले हमारा लाइन है वो ट वर्ग है। क्या वर्ग है? ट वर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। ट वर्ग के अक्षर, ट वर्ग में भी 5 अक्षर या वर्ण रखा गया है और ये 5 वर्ग या 5 अक्षर या वर्ण को हम क्या नाम से जानते हैं? मूर्धा। ध्यान दीजिए, ये मूर्धा को हम आपको अभी समझा देते हैं। ये मूर्धा क्या है इसको भी समझ लीजिए। मतलब तालु से थोड़ा आगे, मुंह में तालु से थोड़ा आगे और दांत से थोड़ा पीछे ऊपर की ओर जीभ हमारी जाता है और जीभ तड़ाक से आवाज आता है, उस टाइप से यदि करता है तो हमारा क्या निकलता है? ट, ठ, ड, ढ और ड़। यदि जीभ जिस तरीके से हमारे मुंह में खेल रहा है वैसे ना खिला के चा जैसे बोला जाता है, वैसी जीभ को रखकर यदि हम ट बोलना चाहें तो किसी भी परिस्थिति में नहीं बोल सकते। ये हो गया आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग।
इनका नाम भी कंठ, तालु और मूर्धा, ये स्थान है जहां से आवाज निकलता है। इसके बाद त वर्ग का हमारे पास लाइन आता है, तो त वर्ग में हमारे पास वही 5 वर्ण फिर से है, त, थ, द, ध और न। इसे क्या कहा जाता है? दंत से, दंतय, है ना, दंत से ये शुरू होता है। इसका मतलब ये मत समझिए कि जिसका दांत नहीं रहेगा वो त, थ, द, ध, न नहीं बोल पाएगा, अर्थात दांत के जस्ट पीछे, मतलब जिसके दांत नहीं रहेंगे ये अक्षर नहीं बोल पाएंगे, ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि दांत का सीधा सीधा संबंध नहीं है, लेकिन दांत के जस्ट पीछे मसूड़े पर हमारा जीभ जब जाता है और टच मारता है तभी हम त, थ, द, ध और ना बोल सकते हैं। यदि हम उसे च जैसे बोला जाता है वैसे बोलना चाहेंगे तो ये 5 अक्षरों का उच्चारण नहीं होगा। अब अंतिम लाइन देखिए, ये इसी को वर्गों में बांटा गया है। कितने को? 5 लाइन, यानी कि 25 व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया है। इसकी संख्या टोटल क्या है? 25 है, जिसका नाम हमने आप लोगों को कहा है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा है? स्पर्श व्यंजन। ध्यान दीजिए, स्पर्श व्यंजन ये 25 है, तो इसकी संख्या क्या हो गया? 25। ये हमने आपको एक लाइन और बचाया है, तो ये क्या आ जाता है? प वर्ग। क्या वर्ग आता है? प वर्ग। तो इसी प्रकार व्यंजन का वर्गीकरण हम कर रहे हैं पहले तरीके से। दूसरे तरीके का वर्गीकरण भी हम इसी वीडियो में करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, लोगों तक शेयर करें। अब आता है प, फ, ब, भ, म। इसे क्या कहते हैं? ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है ओंठ। हमारी भाषा में ओष्ठ का मतलब होता है ओठ, और दोनों ओठ के सहारे से इसे बोला जाता है। जब तक हम ओठ का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम प, फ, ब, भ और म नहीं बोल सकते। तो ये स्पर्श व्यंजन क्यों नाम पड़ा? तो ये जीभ, मुंह, होंठ आदि के स्पर्श से जिनका उच्चारण हो रहा है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया। 25 व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। आप गिनती कर सकते हैं, ये 2, ये 11, ये 25 होते जा रहा है। व्यंजन के पहले प्रकार को हमने अभी समझ लिया। ये आपका स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, जिसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग के रूप में बांटा गया है, इसको हम अभी तक समझ गए। अब व्यंजन के आगे और आप लोगों के पास जो है कुछ वर्ग और बाकी है। हमने पहले ही बताया है कि जैसे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वैसी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया, तो इसमें स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 व्यंजन शामिल है। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है, ये व्यंजन हमारे पास अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन, तो ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन के रूप में हम इसे कैसे समझें? तो या, रा, ला और वा, ये 4, ध्यान दीजिए, ये 4 जो है व्यंजन ऐसे हैं जिनको हम बोल सकते हैं जीभ, तालु, दांत और ओंठ के द्वारा। इनके सहायता से हम बोलते हैं या, रा, ला और वा, क्योंकि इन किसी भी वर्ग से इसका सम्मिलन नहीं होने के कारण इसे अंतःस्थ व्यंजन के रूप में जाना जाता है। अब आगे हम जब आते हैं तो हमारे पास स, स और ह, ये आता है 4 व्यंजन। और ये 4 व्यंजन हमारे पास जो आते हैं इनको हम ऊष्म व्यंजन के रूप में जानते हैं। किस व्यंजन के रूप में? ऊष्म। अब ऊष्म व्यंजन इसे क्यों कहा जाता है, इसको भी ध्यान दीजिए। इसका उच्चारण रगड़ और घर्षण से होने के कारण इसे ऊष्म व्यंजन के रूप में जाना जाता है। अब हमारे पास कुछ और अक्षर है, अक्षा, त्र और ज्ञा। ये 3 अक्षर जो हैं हमारे पास संयुक्त व्यंजन के रूप में जाना जाता है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं इसको भी आप समझ लें। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारे पास अक्षा है, अक्षा का निर्माण जो है 2 व्यंजनों से मिलकर हुआ है। अक्षा का निर्माण जो है 2 व्यंजनों से मिलकर हुआ है। एक तो आधा का और इसके बाद षटकोण का स, इसको मिला करके अक्षा कहा जाता है। इसी प्रकार आधा त, ध्यान दीजिए, आधा त और र को जोड़ करके त्र बनाया गया है, इसलिए कि ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं कहलाता है। अक्षा, त्र और ज्ञा जो है हमारा आधा जा यानी कि ज में हलन
धन न्या, इसको जोड़ करके क्या बनाया गया है, ज्ञा बनाया गया है। तो इसलिए ये तीन आपके सामने जो वर्ण है या अक्षर है, यह जो है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन मतलब, संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी कि दो व्यंजनों के युग से बना हुआ यह व्यंजन है। तो इस प्रकार इनको हम मूल व्यंजनों में शामिल नहीं करते। तो इस प्रकार हम प्रत्येक को यदि जोड़ देते हैं, सभी को हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास कुल वर्ण होते हैं हिंदी में, उन वर्णों का योग क्या हो जाता है, इसको देखिए। ये हो गए हमारे 11 स्वर, ये 11 स्वर हमारे पास आ जाएंगे। 11 स्वर के बाद हमारे पास 33 प्रमुख व्यंजन अर्थात 25 और ये 8। ध्यान दीजिए, हम हमेशा पढ़ते हैं 11 स्वर और 33 व्यंजन, ये हमारे पास कितना हो गए, 44 हो जाते हैं। ध्यान दीजिए 33 कहां से आया, ये 8, ये प्रमुख व्यंजन है, ये 25 और ये 4 और ये 4, इस प्रकार से 33 व्यंजन और ये 11 स्वर। अब उसके बाद हमारे पास दो क्या आ जाता है, अयोगाह, यानी कि अंग और आहा, इसको भी हम इसमें जोड़ेंगे। और हमारे पास सबसे नीचे संयुक्त व्यंजन जो 3 की संख्या में है, इनको हम जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, ये 44 और ये 5, 49 की संख्या में हमारे पास हिंदी वर्णमाला में वर्ण का उपयोग होता है। अब हम आपको व्यंजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, उसको आप समझने के लिए वीडियो स्किप नहीं करेंगे। पहली बात तो हम आपको एक बात और बता दें कि आपको ये वर्ग हमने बताया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग आपको याद रखना है। भले ही आप अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, इसको आप अभी फिलहाल के लिए याद नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं है, आगे ये आपको याद करना ही पड़ेगा और होगा। संयुक्त व्यंजन में 3 अक्षर आते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। और कभी कभी इसको स्वर के रूप में समझ जाते हैं, इसको भी आप समझ गए होंगे कि यह एक व्यंजन है और इसमें अनुनासिक और विसर्ग का इस्तेमाल करके स्वर के सहायता से इसे तैयार किया गया है। इतनी सारी बातों को जानने के बाद हम अब व्यंजन का फिर से वर्गीकरण आपको दिखाएंगे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम व्यंजन का वर्गीकरण शुरू करते हैं। तब तक हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, लोगों को शेयर करें। और अब हम शुरू करेंगे आगे व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हमारे पास यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ अक्षरों को हमने क्या कर दिया, लाल कलर में कर दिया। आपने ऊपर देखा होगा कि हमने स्वर के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दिया। अब व्यंजन के वर्गीकरण का दूसरा रूप, व्यंजन का हमने एक वर्गीकरण तो आपको दिया है वर्ग के आधार पर, और अंतस्थ व्यंजन, आपका उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन का वर्गीकरण हमने दिया है। लेकिन अब व्यंजन का दूसरे रूप में हम यदि वर्गीकरण करना चाहें, अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में, ध्यान दीजिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ये ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण, ध्यान दें यहाँ पर महाप्राण, इसको आप समझिए और इसको ध्यान से देखिए, ये आपका बहुत काम आने वाला है भविष्य में, तो इसको आप छोड़िए मत। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन, व्यंजन ही का वर्गीकरण है 2 रूपों में। तो अब हम यहाँ पर लाल कलर में आपको जो अक्षर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क, ग और अंगा, च, ज और न्या, तो अल्प प्राण व्यंजन जो आपको लाल कलर में हमने करके दिखाया है, इसका हम थोड़ा सा व्याख्या करके बताएंगे। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आपको हम बता रहे हैं। वह व्यंजन जो मुंह से बोलते समय अल्प मात्रा में प्राण वायु निकलती हो, मतलब मुंह से कम वायु निकलता है या नहीं के बराबर वायु निकलता है, उन व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे क बोलने से, ग बोलने से और अंगा बोलने से हमारे मुंह से वायु कम निकलता है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग के, यानी कि प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है अल्प प्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग के, यानी कि क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के, ये जो हमारे पास 5 लाइन क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है, वो 5 लाइनों में है, 5 वर्ग में है। तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक लाइन के प्रथम, तृतीय और पंचम, ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन।
इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि इसको हमने लाल कलर तो कर दिया प्रत्येक लाइन को। इसी प्रकार उसके अलावा एक क्या है, हमारे पास अंतस्थ व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार अंतस्थ व्यंजन और हमारे पास स्पर्श व्यंजन कुल मिलाकर के इन व्यंजनों का संख्या 15 और 4 19 की संख्या में अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 19 है। अब हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है? महाप्राण व्यंजन। हमने हरा कलर में इसको भी कर दिया। हरा कलर में आप देखिए, प्रत्येक वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग के जो स्पर्श व्यंजन है उसके दूसरे और चौथे अक्षर जिसको बोलने के लिए हमें अधिक वायु का प्रक्षेप करना पड़ता है। हमारे मुंह से ज्यादा वायु बाहर निकलता है। आप बोल कर देखिए, घ बोलने से हमारे गले से लेकर के वायु जो है बाहर निकलता है, जबकि क बोलने से, ग बोलने से और अंगा बोलने से उतना वायु नहीं निकलता। इसलिए इसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे कि उन व्यंजनों को जिसे बोलने से हमारे मुंह से अधिक वायु का प्रक्षेप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो महाप्राण व्यंजन आप समझ गए कौन कौन सा है? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ अक्षर क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और हमारे यहाँ पर ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन जो हमारे पास यहाँ पर है, स, षटकोण का सा, सरोता का सा और हा, इसमें भी बोलने के लिए हमें ज्यादा वायु जो है प्रक्षेप करने की जरूरत होती है, इसलिए इसे भी इसमें शामिल किया गया है। तो इनकी संख्या 5 और 5 10 और 4 14। तो इस प्रकार ये अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों में इतने जो आपको हरे और लाल कलर में करके दिखाया गया है ये सम्मिलित किया जाता है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हमारे पास स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों की पहचान, किसको कौन सा स्वर बोला जाता है, व्यंजनों का वर्गीकरण, कौन सा व्यंजन क्या है, कौन सा व्यंजन हमारा संयुक्त व्यंजन है, किसे हम शुद्ध व्यंजन के रूप में समझें, व्यंजन क्या है, ये आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हम स्वर और व्यंजन का इस्तेमाल हमारे किसी भी भाषा में जब तक सही नहीं समझेंगे उस भाषा की पकड़ हमारे पास नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम हिंदी भाषा एवं व्याकरण के अगले चैप्टर पर नए चीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।